मेरी नौकरी ख़त्म हुई तो मेरी बीवी ने औरतों को गुस्ल देने का काम शुरू कर दिया। वो जिस औरत को भी गुस्ल देती, इसकी खबर से खुशबू आने लगती। सब लोग मेरी बीवी की बहुत इज्जत करते, मगर मैं जब भी सोता, रात को मुझे ख्वाब में एक बुजुर्ग आकर कहते, अपनी बीवी को तलाक दे। मैं कुछ समझ ना पाता। कुछ दिन बाद मेरी माँ फौत हो गई। बीवी ने इन्हें गुस्ल दिया, मगर जब मैं माँ को खबर में उतारने लगा तो वहां से अजीब सी बदबू आने लगी। बदबू से मेरा दम घुटने लगा था। अचानक माँ के चेहरे से कफन हटाया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैं अपनी माँ की मैयत को खबर में उतार रहा था। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे और आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। दिल बोझल था और सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अचानक खबर के अंदर से उठने वाली खुशबू एक लम्हे में ऐसी अजीबोगरीब बदबू में बदल गई कि मेरा दम घुटने लगा। वो बदबू आम नहीं थी, जैसे किसी ने सीने पर बोझ रख दिया हो। यह कैसे मुमकिन था? मेरी माँ को तो मेरी बीवी अलीना ने गुस्ल दिया था। वो खुद 5 वक्त की नमाजी थी, पाकीज़ा औरत, जिस मैयत को भी वो गुस्ल देती। लोग कहते थे कि खबर से खुशबू आती है। फिर आज मेरी माँ की खबर से ये बदबू क्यों उठ रही थी? इससे पहले कि लोग कोई उल्टी सीधी बातें करना शुरू करते, मैंने जल्दी जल्दी माँ को खबर में लिटाया और मिट्टी डालने लगा। दिल चाह रहा था कि बस ये मरहला जल्द खत्म हो जाए, मगर इसी इजलत में अचानक मेरी नज़र माँ के चेहरे पर पड़ी। कफन जरा सा सरक गया था और फिर जो मैंने देखा, इसने मेरी रूह तक को हिला दिया। मेरी माँ के मुंह से ये काला मोटा सा धागा बाहर निकला हुआ था। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, सांस रुकने लगी, हाथ खुद ब खुद आगे बढ़े और मैंने घबराहट में वो धागा खींच लिया, मगर आधा धागा अंदर ही रह गया। ये क्या था? किसने डाला था और क्यों? क्या ये कोई रस्म थी जिसके बारे में मुझे इल्म नहीं, या फिर ये वही मनहूस चीज थी जिससे वो बुजुर्ग मुझे ख्वाब में आकर खबरदार कर रहे थे? मेरा दिमाग बुरी तरह चकराने लगा, हाथ रुक गए। मैंने मिट्टी डालना बंद कर दी। इसी लम्हे मेरे वालिद आमिर गुस्से से बोले, ये क्या हरकत है? पागल हो गए हो? अभी तुम्हारी अम्मी की तदफीन होनी है। मेरे चिच्चा ने और भी सख्त लहजे में कहा, यह मैयत की बेहुरमती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। यहाँ मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, चाचा आप नहीं समझेंगे, मैयत को सही तरीके से गुस्ल नहीं दिया गया। ये अल्फाज मेरे मुंह से कैसे निकले मुझे खुद नहीं मालूम, मगर इस लम्हे मुझे यही बात सबसे मुनासिब बहाना लगी। मैंने हिम्मत करके दोबारा कहा, मैं चाहता हूँ कि अम्मी को दोबारा गुस्ल दिया जाए। लोगों के दरमियान चीमुगियाँ शुरू हो गई। ये कैसी बातें कर रहा है? अलीना से बेहतर गुस्ल कौन दे सकता है? बेचारा, माँ के सदमे में इसका दिमाग हिल गया है। मगर मैंने किसी की बात ना सुनी। मैंने अपने बहनोई की तरफ देखा और इशारा किया, फिर कांपती आवाज में कहा, फारूक भाई आप फौरन घर जाए, समीरा बाजी और छोटी को साथ लेकर आए अभी इसी वक्त। वो कुछ पूछना चाहते थे, मगर मेरे चेहरे की हालत देखकर खामोश हो गई। मेरी हालत देखकर वो बगैर कुछ कहे खामोशी से वहां से चले गए। मैं खुद को बामुश्किल संभाले हुए था। फिर मैंने कब्रिस्तान के मौलवी साहब के पास जाकर लरजती हुई आवाज में गुजारिश की कि वो मुझे मैयत रखने के लिए साथ वाला छोटा कमरा आर्जी तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दें। मेरी जिद, बेचैनी और बिगड़ती हुई हालत देखकर मौलवी साहब ने एक लम्हे तौक़ुफ़ किया, फिर आहिस्ता से अज़बात में सर हिला दिया। शायद वो भी समझ गए थे कि मामला आम नहीं है। हमने अम्मी की मैयत को दोबारा खबर से निकाला। वो मंजर मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, मगर मुझे अपने कदम मजबूत रखने थे। खामोशी से मैयत को इस कमरे में ले जाया गया, जहाँ फिजा मजीद भारी हो गई थी। मेरे इस फैसले पर मेरे वालिद और चिच्चा दोनों सख्त नाराज थे। इनकी आंखों में गुस्सा और बेबसी साफ झलक रही थी, मगर मेरी आंखों में बसी वहशत और खौफ ने इन्हें मजीद कुछ कहने से रोक दिया। शायद वो भी महसूस कर रहे थे कि मैं होश और हवास में नहीं, या फिर किसी ऐसे सच का सामना कर चुका हूँ जिसे मैं अभी जबान पर नहीं ला सकता। कुछ ही देर गुजरी थी कि मेरी दोनों बहनें बुरखों में लपटी ज़ारो खता रोती हुई कब्रिस्तान पहुंची। इनके कदम लड़खड़ा रहे थे और चेहरों पर गहरे सवालिया निशान सिप्त थे। वो बार बार मेरी तरफ देख रही थी, जैसे मेरी आंखों में इस गैर मुतखा फैसले की वजह तलाश कर रही हो। कब्रिस्तान की खामोशी फिजा इनकी सुसुकियों की आवाज़ से और ज़्यादा खौफनाक महसूस होने लगी। मैं इन्हें और अम्मी की मैयत को इस कमरे में ले आया और अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा दी। कमरे की फिजा बोझल हो चुकी थी, जैसे दीवारें भी हमारे राज सुन रही हो। इसी लम्हे समीरा बाजी फूट फूट कर रोते हुए बोली,
भाई ये सब क्या हो रहा है? आपने अम्मी की तदफीन क्यों रुकवाई? लोग क्या कहेंगे? मैंने इनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। खामोशी से मैंने आगे बढ़कर अम्मी के चेहरे से कफन हटाया। वही काला धागा अब भी वही था, बिल्कुल अपनी जगह। ये क्या है? मेरी छोटी बहन सादिया खौफ से पीछे हटते हुए बोली। इसकी आवाज लरज रही थी और आंखें फैली हुई थी। मैंने गहरा सांस लिया और कहा, मैं भी यही जानना चाहता हूँ। जब मैंने इसे खींचने की कोशिश की तो ये बाहर नहीं आया। ऐसा महसूस हुआ जैसे अंदर से किसी ने इसे सिया हुआ हो, जैसे ये धागा जिस्म का हिस्सा बन चुका हो। कमरे में एक लम्हे को मुकम्मल खामोशी छा गई। समीरा बाजी ने हिम्मत जमा की। वो हम सब में हमेशा से ज्यादा दले रही थी। उन्होंने आगे बढ़कर इस धागे को गौर से देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ नजरें उठाई। इनकी आंखों में वो खौफ था जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकता ही। कफन पूरी तरह हटाया गया। हम तीनों की चीखें एक साथ फिजा में गूंज उठी। वो मंजर क़यामत से कम नहीं था। मेरे जिस्म से जान निकल गई, टांगे जवाब दे गई और दिल इस जोर से धड़कने लगा जैसे सीना फाड़कर बाहर आ जाए। जो कुछ हम देख रहे थे वो इंसानी अकल से बलातर था। हमारी माँ का पूरा जिस्म गर्दन से लेकर पेट तक जगह जगह से बेरहमी के साथ सिया हुआ था। वो टांके किसी माहिर सर्जन के नहीं लगते थे, बल्कि यूं महसूस होता था जैसे किसी फिजाई ने बेदर्दी से छुरी और सुई चलाई हो। मोटे काले धागे से जिल को जबरदस्ती एक दूसरे के साथ जोड़ा गया था। हर टांका चीख चीख कर किसी जुल्म की गवाही दे रहा था। इन्हीं में से एक टांका शायद पूरी तरह मजबूत न था, इसीलिए इसका धागा अंदर से सरक कर माँ के मुंह तक आ पहुंचा था। यह मंजर देखकर मेरी बहनों के जब्त के बंधन टूट गए। वो ज़ारो खता रोने लगी। माँ के जिस्म पर लगे इन वहशाना टांकों को छूते हुए बीन कर रही थी, जैसे हर सुजुकी के साथ इनका दिल बिफट रहा हो। ये क्या कर दिया इस चुड़ैल ने हमारी माँ के साथ? समीरा ने दीवार से सर मारते हुए चीख कर कहा। मैं तो पहले ही कहती थी ये औरत ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मोहब्बत, एतबार, इज्जत, अलीना के लिए मेरे दिल में मौजूद हर जज्बा एक ही लम्हे में नफरत और वहशत में बदल गया। मैं इससे बेपनाह मोहब्बत करता था, मगर इतनी भी नहीं कि अपनी माँ के साथ की गई इस दरिंदगी को नजरअंदाज कर देता। मेरे लिए अब कोई जवाब बाकी नहीं बचा था। मेरे कानों में सिर्फ दिल की धड़कन की आवाज गूंज रही थी। मैंने कांपते हाथों से जेब से फोन निकाला। उंगलियां मेरा साथ नहीं दे रही थी। भाई, आप किसे फोन कर रहे हैं? सादिया ने सुसकते हुए पूछा। मैंने भारी आवाज में कहा, पुलिस को। और अगले ही लम्हे मैंने 15 पल कॉल मिला दी। इस एक फैसले के साथ ही मैंने अपनी 6 माह की मोहब्बत भरी शादीशुदा जिंदगी को खुद अपने हाथों से जहन्नम की आग में झोंक दिया था। मुझे अंदाजा था अब वापसी का कोई रास्ता नहीं रहा, मगर मेरी माँ के जिस्म पर लगे वो वहशियाना टांके इस हकीकत का नाकाबिले तरदीद सबूत थे कि जिस औरत को मैं अपनी जन्नत समझ बैठा था वो दरअसल जहन्नम का दरवाजा थी। अब किसी वजाहत, किसी सफाई की गुंजाइश बाकी नहीं रही थी। कुछ ही देर बाद पुलिस की गाड़ी का सायरन कब्रिस्तान के गहरे सुकूत को चीरता हुआ करीब आ गया। वो आवाज ऐसी थी जैसे खामोश फिजा में किसी ने अचानक जलजला बर्पा कर दिया हो। बाहर खड़े रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों में खलबली मच गई। लोग एक दूसरे से सवाल करने लगे। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि यह काम से तदफीन के मामले में पुलिस क्यों बुलाई गई है। मेरे वालिद और चचा शर्मिंदगी और गुस्से के मिले जुले एहसास में लाल पीले हो रहे थे। इनकी नजरें बार बार जमीन पर झुक जाती, जैसे वो सबकी निगाहों का सामना करने की हिम्मत ही न रखते हों। इसी आसना में 2 पुलिस एहलकार कमरे के अंदर दाखिल हुए। अंदर का मंजर देखकर वो भी एक लम्हे के लिए ठिठक कर रह गए। एक मैयत जिसके जिस्म पर बेरहमी से लगे टांके साफ दिखाई दे रहे थे और इसके गिर्द 3 बहन भाई सदमे की हालत में बैठे थे। ये मंजर किसी को भी हिला देने के लिए काफी था। ये सब क्या है? इंस्पेक्टर ने अपनी भारी और रोबदार आवाज में सवाल किया। मैंने कांपती हुई टूटी फूटी जबान में सारा माजरा बयान कर दिया। खौफ वाली बात मैंने जानबूझकर छुपा ली, क्योंकि मैं जानता था कि इस पर कोई यकीन नहीं करेगा। मैंने सिर्फ इतना बताया कि किसी तरह कफन से काला धागा नजर आया और फिर कफन हटाने पर वो हौलनाक टांके सामने आई। इंस्पेक्टर ने खामोशी से लाश का मुआयना शुरू किया। इसकी नजरें एक एक टांके पर ठहर रही थी, जैसे वो भी इस बेरहमी को समझने की कोशिश कर रहा हो। कमरे में ऐसी खामोशी छा गई थी कि हमें अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। इंस्पेक्टर ने बगैर किसी ताखीर के अपने आला अफसरान को इतला दी।
चंद ही लम्हों में पूरा कब्रिस्तान एक बाकायदा क्राइम सीन में तब्दील हो चुका था। हर तरफ पुलिस की चहल पहल थी, लोग दूर खड़े सरगोशियां कर रहे थे और फिजा में एक अजीब सा खौफ फैल चुका था। इंस्पेक्टर ने मेरी तरफ देखते हुए सवाल किया, यह गुस्ल किसने दिया था? मैंने दांत भींचते हुए नफरत से कहा, मेरी बीवी अलीना ने। इंस्पेक्टर ने एक लम्हे तौक़ुफ़ किया, फिर सख्त लहजे में बोला, इसे गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये अल्फाज सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। जिस औरत को मैंने कभी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी, जिसे मैंने हमेशा अपनी आंखों का तारा समझा, आज मैं खुद इस पुलिस के हवाले करने जा रहा था। दिल चीख रहा था, मगर मेरी माँ का मस्ख़ शुदा जिस्म मुझे किसी और रास्ते की इजाज़त नहीं दे रहा था। पुलिस की एक टीम मेरे साथ घर रवाना हुई। घर के दरवाजे से अंदर कदम रखते ही मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने अलीना को जाए नमाज पर बैठी दुआ मांगते हुए पाया। इसके लब हिल रहे थे और तस्बीह आहिस्ता आहिस्ता इसकी उंगलियों में घूम रही थी। पुलिस वालों को देखकर वो एक लम्हे के लिए चौंकी जरूर, मगर इसके चेहरे पर ना घबराहट थी ना परेशानी। ऐसा लगा जैसे वो सब कुछ पहले से जानती हो। अलीना, तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा, इंस्पेक्टर ने रस्मी मगर सख्त लहजे में कहा। इसने ना कोई सवाल किया ना किसी किस्म की मजामत की। वो बस आहिस्ता से खड़ी हुई और एक नज़र मेरी तरफ डाली। इसकी आंखों में ना कोई शिकवा था ना कोई फरियाद, ना ही खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश। वो आंखें बिल्कुल स्पष्ट थी, जैसे इनके पीछे कोई और ही कहानी छुपी हो, कोई ऐसा राज जो अभी सामने आना बाकी था। और इसी लम्हे मुझे एहसास हुआ, शायद असल खौफ अब शुरू होने वाला था। यूं लग रहा था जैसे वो पहले ही जानती हो कि अब यही होने वाला है। इसकी यह खामोशी मेरे लिए सबसे ज्यादा खौफनाक थी। इसने एक बार भी ये नहीं पूछा कि क्यों या मैंने क्या किया है। इसका ये बेहिस सुकून मेरे दिल में खंजर की तरह उतर रहा था। जब लेडी कांस्टेबल इसे अपने साथ ले जाने लगी तो मेरे अंदर जमा सारा गुस्सा और नफरत एकदम जबान पर आ गई। मैं चीख उठा, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मेरे अल्फाज सुनते ही वो रुक गई। इसने मुड़कर मेरी तरफ देखा। एक लम्हे के लिए इसके होठों पर एक बहुत हल्की सी तकरीबन नाकाबिले दीद मुस्कुराहट उभरी और फिर अगले ही लम्हे वो गायब हो गई। वो एक लफ्ज भी कहे बगैर अपना सियाह दुपट्टा संभालती हुई पुलिस के साथ बाहर चली गई। इसका यह रद्दे अमल मेरे लिए किसी जोरदार तमाचे से कम ना था। वो रोई नहीं, चीखी नहीं, इसने मुझसे एक मौका तक नहीं मांगा। यूं महसूस हुआ जैसे इसे इस तलाक की पहले से तौखा थी, या शायद इसे इसकी परवाह ही नहीं थी। थाने में हम सब मौजूद थे। फिजा बोझल और सवालों से भरी हुई थी। मेरी माँ की लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया गया था और हर गुजरता लम्हा मेरे दिल पर एक और बोझ डाल रहा था। मेरे वालिद और दूसरे रिश्तेदार मुझसे सख्त खफा थे। इनका ख्याल था कि मैंने खानदान की इज्जत को बीच चौराहे पर नीलाम कर दिया है, मगर कोई ये नहीं समझ रहा था कि मैंने इज्जत नहीं बल्कि अपनी माँ की सच्चाई का साथ दिया था, चाहे इसकी कीमत मुझे सब कुछ ही क्यों ना अदा करनी पड़े। मगर इस सब के बावजूद मेरी बहनें मेरे साथ मजबूती से खड़ी थी। इनकी खामोश हिमायत इस वक्त मेरे लिए वाहिद सहारा थी। इंस्पेक्टर ने अलीना से तफ्तीश शुरू की। इसे दूसरे कमरे में बिठाया गया था, मगर वहां से इसकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही थी। ये खामोशी किसी शोर से कहीं ज्यादा खौफनाक महसूस हो रही थी। तकरीबन 1 घंटे बाद इंस्पेक्टर कमरे से बाहर आया। इसके चेहरे पर उलझन और गुस्से की वाज़ा आसार थे। इसने आकर गहरा सांस लिया, जैसे खुद को ख्वाबों में ला रहा हो। वो कुछ नहीं बता रही। इसने संजीदा लहजे में कहा, बस एक ही बात दोहरा रही है कि जो किया ठीक किया। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने बेचैनी से पूछा, तो क्या इसका मतलब यह है कि इसने एतराफ़ कर लिया है? इंस्पेक्टर ने हल्का सा सर हिलाया। एक तरह से हाँ, वो जुर्म से इनकार नहीं कर रही, मगर वजह भी नहीं बता रही। फिर इसने तौक़ुफ़ के बाद कहा, इसका रवैया बहुत अजीब है। ऐसा लगता है जैसे इसे किसी बात का जरा सा भी खौफ नहीं। इसकी बात सुनकर मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। ऐसा सुकून सिर्फ बेगुनाह को होता है, या फिर इसे जो खुद को हर अंजाम से बिलाता समझता हो। इस रात जब हम घर लौटे तो यूं महसूस हो रहा था जैसे ये वही घर नहीं रहा जहां कभी सुकून बसा करता था। दीवारें अजनबी लग रही थी, खामोशी कानों में चुभ रही थी और हर कोने से एक अनदेखा खौफ झांक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे असल कहानी अभी शुरू हुई हो। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हमारा घर अब हमारा नहीं रहा, बल्कि एक वीरान हवेली बन गया हो। वो औरत
جس کی موجودگی سے یہ گھر کبھی جنت کی طرح لگتا تھا، آج اس کی یاد بھی ایک دہکتی ہوئی جہنم کی آگ کی مانند میرے دل و دماغ میں دوہرا رہی تھی۔ ہر کمرہ، ہر فرش، ہر دیوار جیسے اس کے بغیر سسک رہا ہو۔ مجھے وہ بزرگ بار بار یاد آ رہے تھے جنہوں نے پہلے ہی یہ خبردار کر دیا تھا کہ کچھ گہرا اور خوفناک ہونے والا ہے، اور اب یہ سب کچھ سچ ثابت ہو رہا تھا۔ میں خاموشی سے علینا کے کمرے میں گیا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر سلیقے سے رکھی ہوئی تھی، کتابیں، کپڑے، جائے نماز، ہر شے میں نیکی اور پاسائی کی خوشبو رچی بسی تھی جو اس کے ہونے کی یاد دلا رہی تھی، مگر یہ خوشبو جو کبھی سکون دیتی تھی آج دل میں مزید خلش پیدا کر رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے اس کے کپڑوں کو ہاتھ لگایا، جیسے چاہ رہا ہوں کہ شاید کوئی راز چھپا ہو، کوئی ایسا اشارہ جو اس پورے طوفان کی حقیقت بتا سکے۔ ہر لمحہ، ہر چیز مجھے یہ باور کروا رہی تھی کہ گھر میں ہر چیز اپنی جگہ پر ہے، لیکن روح کہیں کھو گئی ہے۔ مجھے اپنے آپ پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ میں نے 6 مہینے تک ایک ایسی چالاک اور خطرناک عورت کو اپنی آستین میں پالا اور مجھے اس کے اصل چہرے کا کوئی علم تک نہیں ہوا۔ اچانک میری نظر بیڈ کے نیچے رکھے اس کے ٹرنک پر پڑی۔ یہ وہی تھی جو اس نے جہیز میں لائی تھی، اور میں نے کبھی اسے کھول کر نہیں دیکھا تھا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے اسے باہر کھینچا۔ اس پر ایک چھوٹا سا تالا لگا ہوا تھا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر میں نے الماری کی ہتھوڑی اٹھائی اور ایک ہی وار میں تالا توڑ دیا۔ دل کی دھڑکن جیسے رک گئی۔ جب ڈھکن اٹھایا تو اندر دیکھ کر میرا دم گھٹ گیا۔ کپڑوں کے بجائے وہ کچھ اور تھا، وحشت کا سامان، جیسے کسی خبیث منصوبے کا حصہ ہو۔ سرجری کے آلات، جعلی شناختی کارڈ اور ایک پرانی سی ڈائری اس میں رکھی ہوئی تھی۔ میرا دل کسی انہونی غیر متوقع خوف سے بیٹھ گیا۔ ہاتھ خود بخود پیچھے ہٹ گئے، مگر آنکھیں ہر چیز کو ضبط کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ یہ لمحہ ایسا تھا کہ جیسے ہر سانس میں خوف کی سیاہی گھل رہی ہو، اور میں جان رہا تھا کہ اب حقیقت کی تہ کھلنے والی ہے۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ڈائری اٹھائی۔ جیسے ہی میں نے پہلا صفحہ کھولا، میرے حلق میں کانٹے چبھنے لگے اور دل کی دھڑکن رکنے کو ہوئی۔ صفحے پر جلی حروف میں لکھا تھا، شکاروں کا حساب۔ اس کے پیچھے تاریخوں کے ساتھ عورتوں کے ناموں کی ایک تفصیل سے فہرست درج تھی۔ پہلا نام تقریباً 1 سال پرانا تھا، اور آخری نام میری ماں کا تھا۔ ہر نام کے آگے شہر کا نام لکھا ہوا تھا، اور اس کے آخر میں ایک مختصر سا نوٹ بھی شامل تھا، سامان وصول پایا۔ میرے خون میں وہی گرمی جیسے جم گئی ہو۔ یہ کیا تھا؟ کیا مطلب تھا اس سامان کا؟ اور یہ باقی عورتیں کون تھی؟ کیا علینا نے واقعی ان سب کے ساتھ بھی یہی کیا تھا؟ میرے دل میں خوف اور نفرت کے طوفان اٹھ رہے تھے، مگر آگے سوچنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میری ماں اس فراست میں آخری شکار تھی۔ یہ کوئی ایک قتل یا محض ایک بے حرمتی کا واقعہ نہیں تھا، یہ ایک تسلسل تھا، ایک منظم اور خوفناک سلسلہ جو شاید سالوں سے چل رہا تھا، اور جس کا اہتمام میری ماں پر ہوا۔ ہر صفحہ پڑھتے ہوئے یہ احساس بڑھ رہا تھا کہ یہ ڈائری محض ایک ریکارڈ نہیں، بلکہ یہ خوفناک منصوبے کا ثبوت تھی۔ میرے دل میں سوالات کی ایک لہر دوڑ رہی تھی، اور ہر جواب کے بغیر خوف مزید گھنا ہوتا جا رہا تھا۔ میرا ذہن غداری اور فریب کے اس احساس سے پھٹنے لگا۔ وہ عورت جسے میں ہمیشہ فرشتہ سمجھتا تھا، حقیقت میں موت کے سوداگر نکلی۔ اس کی راتوں کی عبادتیں، خدمت گزاری اور ہر چھوٹی بڑی نیکی، سب کچھ ایک بھیانک ڈرامہ تھا جس کا مقصد صرف شکار کو پھانسنا اور اپنی خواہشات پورا کرنا تھا۔ میں نے فوراً ڈائری اور باقی سامان ایک تھیلے میں رکھ دیا۔ یہ ثبوت مجھے فوراً انسپکٹر عظمت کے حوالے کرنا تھا۔ اب یہ معاملہ میری ذات سے نکل چکا تھا، اور اس سے پہلے کتنی معصوم جانیں ضائع ہو چکی ہیں، اس کا حساب کوئی نہیں رکھ رہا تھا۔ میں نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور گھر کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھا۔ اچانک گلی میں کسی چیز کی گرنے کی آواز سنائی دی۔ میں فوراً لائٹ بند کر کے پردے سے جھانکا۔ گلی میں نیم اندھیرا تھا، مگر میرے سامنے ایک سایہ دیوار کے ساتھ حرکت کر رہا تھا۔ یہ کوئی عام راہ گر نہیں لگ رہا تھا، اس کی چال میں ایک عجیب سی پھرتی، احتیاط اور مہارت تھی۔ میرے دل کی دھڑکن رک گئی۔ کیا وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ ڈائری میرے پاس ہے؟ کیا میں اب خطرے میں ہوں؟ ایک سرد لرزہ میرے جسم سے دوڑ گیا، اور میں نے خود سے کہا کہ ہر قدم پر ہوشیار رہنا ہوگا۔ یہ لمحہ خاموشی کے باوجود موت کی آمد کی خبر دے رہا تھا۔ وہ اسے واپس لینے آئے ہیں۔ یہ خیال ذہن میں آتے ہی میں نے مرکزی دروازہ کھولنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ میں نے پچھلے دروازے سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔
थैले बगल में दबा हुआ था और दिल इस जोर से धड़क रहा था कि जैसे सीना फाड़ देगा। मैं दबे पांव किचन की तरफ बढ़ा। किचन का दरवाजा पिछली गली में खुलता था, जो निस्बतन ज्यादा तारीक और सुनसान रहती थी। मैंने आहिस्तगी से कुंडी सरकाई, मगर दरवाजे की खुलने की हल्की सी चिड़चिड़ाहट इस खामोशी में किसी धमाके की तरह गूंज उठी। मैंने अभी बाहर कदम रखा ही था कि सामने खड़ी शख्स को देखकर मेरी सांस अटक गई। वो गैर मामूली तौर पर लंबा था, सरापा सिया लिबास में मलबूस। इसका चेहरा भी कपड़े से ढका हुआ था और आंखें अंधेरे में अजीब तरह से चमक रही थी, जैसे शिकार को नाप रही हो। मैं चीख भी ना सका, भागने की हिम्मत भी ना हुई। इसी लम्हे इसने जेब से एक चाकू निकाला, जो रात की मध्यम रोशनी में सर्द चमक के साथ झलमलाया। वो चीज हमें दे दो आमिर मियाँ। इसकी आवाज घटी घटी और बेहद सर्द थी। खामखा अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। मेरा दिल धक सा रह गया। इसे मेरा नाम मालूम था और इसे ये भी पता था कि डायरी मेरे पास है। अब कोई शक बाकी नहीं रहा था। ये अलीना के लोग थे और वो इसे हर कीमत पर वापस लेने आए थे। मेरे जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मैं इस अंधेरे से जिंदा निकल पाऊंगा या ये गली मेरी खबर बनने वाली है। मेरे पास सोचने का कोई वक्त नहीं था। मैंने पूरी ताकत से थैला इसके मुंह पर दे मारा और उल्टी सिमत में भाग खड़ा हुआ। वो एक लम्हे के लिए लड़ खड़ा गया। बस इतना ही वक्त मेरे लिए गनीमत था। मैं जानता था कि मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। भागना ही मेरा वाहिद रास्ता था। मैं अंधी गलियों में दीवानावार दौड़ रहा था। कदम बेकाबू थे, सांस टूट रही थी, फेफड़े जैसे जवाब दे चुके थे, मगर मौत का खौफ मुझे मुसलसल आगे ढकेल रहा था। हर मोड़ पर लगता था कि वो पीछे ही खड़ा होगा। कुछ दूर जाकर मैंने मुड़कर देखा, वो मेरे पीछे नहीं था। शायद वो ट्रंक के बाकी सामान में उलझ गया था या फिर अंधेरे ने मुझे इसकी नजरों से छुपा लिया था। मैंने एक दीवार का सहारा लिया और वही खड़ा होकर हाँफने लगा। पसीना ठंडा हो चुका था, मगर दिल अभी तक बेकाबू था। मेरे हाथ में पकड़ी डायरी अब कोई सबूत नहीं लग रही थी। वो मेरी मौत का परवाना बन चुका था। मैं अब सिर्फ एक मकतूला का बेटा नहीं था, मैं एक ऐसे खतरनाक गिरोह के निशाने पर आ चुका था जिसकी जड़ें मेरे सोच से कहीं ज्यादा गहरी और वसी थी। रात के पिछले पहर जब मैं थाने पहुंचा तो मेरी हालत काबिले दीद थी। कपड़े फटे हुए, सांस उखड़ी हुई और चेहरे पर वहशत साफ लिखी हुई थी। इंस्पेक्टर अजमत मुझे देखते ही अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। आमिर साहब, आप ठीक तो हैं? ये क्या हालत बना रखी है? मैंने कांपते हाथों से डायरी इसकी मेज पर रख दी। मेरी आवाज बामुश्किल निकली, इंस्पेक्टर साहब, ये सिर्फ मेरी माँ का मामला नहीं है। कमरे में ये गहरी खामोशी छा गई और मुझे यकीन हो गया कि अब ये केस एक काम तफ्तीश नहीं रहा, ये जंग बन चुकी थी। ये पूरा वाकया मैंने डायरी में तफसील के साथ दर्ज कर दिया। रात के हमले, हमलावर का साया, सब कुछ लिख दिया। इंस्पेक्टर अजमत ने जब डायरी को देखा तो इसके माथे पर भी पसीने की खतरे झलक गए। इसने फौरन अपने अमले को हिदायत दी कि डायरी में मौजूद तमाम नामों और पतों की फौरी तस्दीक की जाए। अगली सुबह तक पुलिस ने इब्तिदाई तफ्तीश मुकम्मल कर ली। डायरी में दर्ज तमाम नाम असली थे। ये सब औरतें थीं जो पिछले एक साल में पंजाब के मुख्तलिफ छोटे शहरों और कस्बों में फौत हो चुकी थी। हर मौत तभी करार दी गई थी और हर मामले में एक चीज मुश्तरक थी, एक निहायत नेक और पासा औरत आखिरी वक्त में आकर मैयत को गसुल देने की जिम्मेदारी संभाल ली और फिर कुछ दिन बाद खामोशी से इस इलाके से गायब हो जाती। हर जगह इसका हुलिया और किरदार बिल्कुल अलीना जैसा था, लेकिन नाम मुख्तलिफ थे। यह वाज़ा हो गया था कि यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक मुंजिम नेटवर्क था। इंस्पेक्टर अजमत ने सर पकड़ लिया। यह औरतें क्या कर रही थी? इन लाशों के साथ इनका असल मकसद क्या था? वो खुद भी हैरत और खौफ से कांप रहा था। इसी दौरान मेरी माँ की इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। रिपोर्ट ने मामले को मजीद उलझा दिया। मौत की वजह दिल का दौरा करार दी गई थी, लेकिन तफ्तीशी टीम जानती थी कि यह सिर्फ एक पर्दा है, हकीकत कहीं और छुपी हुई है। हर लम्हा ये एहसास बढ़ रहा था कि नेटवर्क न सिर्फ खतरनाक था बल्कि वो ताकतवर भी था, जिसे आम कानून या पुलिस की हद तक काबू पाना मुमकिन नहीं था। लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट ने मामले को और पेचीदा कर दिया था। इसमें लिखा था कि मौत के बाद जिस्म के साथ बड़े पैमाने पर जराही की गई है। अंदरूनी आज़ा में गैर मामूली तब्दीलियां और टिश्यूज की गैर मौजूदगी पाई गई, जिसकी नवीद पूरी तौर पर समझ से बिलातर थी।
یہ رپورٹ کسی نتیجے پر پہنچنے کے بجائے مزید سوالات اور شک پیدا کر رہی تھی۔